फिनटॉक में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। फिनटॉक यह होती है फाइनेंस और बिजनेस की बातें। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में आपको बताने वाले हैं, एक ऐसी कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको समझाने वाले हैं जो कि इस समय लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल चुका है और बदल भी रहा है रीसेलिंग के माध्यम से। आज हम आपको बताने वाले हैं मीशो की जर्नी। मीशो एक रीसेलिंग कंपनी से कैसे ई कॉमर्स कंपनी बनती जा रही है और कैसे लाखों लोगों का सपना मीशो ने पूरा किया। ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको बहुत तगड़ी बिजनेस स्ट्रैटेजी पता चलने वाली है इस वीडियो में। तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपने भी मीशो पे कभी रीसेल किया है तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। 2015 में विदित आत्रे और संजीव बांडवान ने मिलकर एक बिजनेस आइडिया निकाला। दोनों ही आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएट है। तो दोनों ने सोचा क्यों ना जो लोकल शॉप्स है उनको कोई नहीं पूछता है, क्योंकि ऑनलाइन के टाइम पे सब अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट ही देख रहे हैं जहाँ पे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो कि ट्रेडमार्क्ड है, जिन्होंने बिज़नेस का लाइसेंस ले रखा है, उन सब के प्रोडक्ट खाली लिस्ट हो सकते थे अमेज़ॉन वगैरह में। इन लोकल शॉप्स बहुत पिछड़ते जा रहे थे, इनको कोई पूछ नहीं रहा था। तो इन दोनों ने फैसला किया क्यों ना ये जो लोकल शॉप्स है इनको घर घर तक पहुंचाया जाए। इन्होंने लोकल शॉप से डील कर लिया। मान लीजिए आप दिल्ली के पश्चिम विहार में रहते हैं, तो इन्होंने पश्चिम विहार के सारे लोकल शॉप से डील कर लिया कि हम कोई भी ऑर्डर आएगा पश्चिम विहार से तो हम आपकी दुकान तक उसका ऑर्डर पहुंचाएंगे और आप उनको सामान डिलीवर कराना। ये आइडिया अच्छा था, पर धीरे धीरे उनको पता लगा कि लोग क्या कर रहे हैं कि वो लोकल दुकान से ऑर्डर तो दे रहे हैं, जो ऑर्डर आ रहा है वो किसी और को बेच दे रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियसली लोकल दुकान से अगर कोई सामान उठाते हैं और ज़्यादा मात्रा में उठाते हैं तो वो सस्ता पड़ता है, तो वो सस्ता लेके महंगे में आगे वो बेच दे रहे हैं। तो इससे उन दोनों को पता चला कि इंडिया में रीसेलिंग वाला जो मॉडल है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा अगर इसमें अच्छे से ध्यान दिया जाए। तो उन्होंने यही आइडिया अपनाया कि मीशो को एक रीसेलिंग कंपनी बना दिया जाए। मान लीजिए कि आपके पड़ोस में एक लोकल दुकान है, वो कोई सूट सलवार साड़ी इन सब की दुकान है, वो ऑनलाइन नहीं आ सकते, उनको वो टेक्निकल चीज़ नहीं पता कि कैसे ऑनलाइन में स्टोर खोला जाए। तो मीशो ने उनके लिए प्लेटफॉर्म दिया कि आप मीशो में आ जाइए, मीशो में बेच दीजिए, आपका ब्रांड होने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, अनब्रांडेड प्रोडक्ट आप लेके आ सकते हैं, आप यहाँ पे आप लिस्ट कर सकते हैं मीशो में। अब उन्होंने लिस्ट तो किया, अब जो लोकल स्टोर है उसने लिस्ट तो कर दिया। अब वो नॉर्मल लोगों को, हम आप जैसे लोगों को मीशो ये बता रहा है कि अब देखिए जितने भी प्रोडक्ट है हमारे स्टोर में उसको आप कुछ मार्जिन रख के अपने लिए बेच सकते हैं दूसरे लोगों को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक के थ्रू। इसको मैं आप एक और एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। मान लीजिए आपके पड़ोस में एक बिट्टू साड़ी वाला है, उसको कोई नहीं जानता, ऑनलाइन कोई प्रेजेंस नहीं है, कोई ब्रांड नहीं है उसका, कुछ नहीं है। अब क्या क्या बिट्टू साड़ी वाला ने देखा कि मीशो मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहा है मीशो में अपना स्टोर खोलने का, तो वो वहाँ पे स्टोर खोल लेता है। जो 500 रुपये की साड़ी ऑनलाइन महंगी महंगी मिलती है वो 200 रुपये में बेचता है। उसने स्टोर तो खोल लिया, अब इसको बेचेगा कौन? इसको बेचेंगे हम आप जैसे लोग। मैं गया मीशो पे, मैंने देखा बिट्टू साड़ी वाला ये साड़ी 200 रुपये में बेच रहा है, तो मैंने उसका जो रेट है वो लगाया 300 रुपये। 100 रुपये मैंने अपना मार्जिन रखा, 300 रुपये मैंने लगाया उसका रेट, और वो मैंने व्हाट्सएप पे लोगों के सामने शेयर कर दिया कि भाई 300 रुपये की साड़ी है, ले लो, 300 रुपये की साड़ी है। अब जिन जिन लोगों ने उस लिंक पे क्लिक करके सामान खरीदा उनको वो प्रोडक्ट 300 रुपये का ही मिलेगा, क्योंकि मैंने 300 रुपये लगा दिए थे वहाँ पे। अब जिन जिन लोगों ने वो साड़ी लिया, 300 रुपये का लिया, उसमें से हर साड़ी में 100 रुपये का कमीशन मेरा बन गया, 200 रुपये वो जो सेलर है, जो स्टोर है बिट्टू साड़ी वाला, उसको मिल गया। तो ये एक विन विन सिचुएशन थी सबके लिए। एक तरीके का आप एफिलिएट मार्केटिंग भी कह सकते हो। आप किसी कंपनी का सामान बिकवाओ, उस पर आपका कमीशन मिलेगा। पर इसमें अलग चीज़ ये थी कि एफिलिएट मार्केटिंग में आप जिसका सामान बिकवाते हो वो उसी की ब्रांड से लोगों के पास जाता था, उसी का स्टिकर लगा हुआ उसी की डब्बे में लोगों के पास जाता था। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोग समझेंगे कि ये आपका ब्रांड है, आपने बेचा है, क्योंकि जो सामान जाएगा, सप्लायर जो सामान आपके कस्टमर को भेजेगा उसमें उस सप्लायर का कोई भी लोगो नहीं होगा, कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल अनब्रांडेड जाएगा।
आपके नाम पे जाएगा कि मान लीजिए मैं अभिषेक हूँ, अभिषेक सरकार ने आपको ये सामान भेजा है। तो ये खास बात थी मीशो के बिजनेस मॉडल में, जिसकी वजह से लाखों सेलर्स जुड़ गए मीशो के साथ रीसेल करने के लिए। कोई भी सामान है, धड़ल्ले से लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में अपने नोन लोगों को शेयर कर रहे थे। बहुत सारे लोगों ने तो फेसबुक ग्रुप्स बहुत सारे बना लिए थे, यूट्यूब चैनल्स बना लिए थे, उसके थ्रू लाखों लाखों के सामान वो लोग बेचते थे महीने में। तो मीशो का ये मॉडल बहुत चल रहा था, पर मीशो का लॉस भी हो रहा था। मीशो प्रॉफिट नहीं कमा रही थी। क्योंकि मीशो डिलीवरी फ्री दे रही थी। डिलीवरी फ्री इसलिए दे रही थी मीशो क्योंकि वो डिलीवरी का चार्ज लेती तो जो प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट बढ़ जाता, और प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ जाता तो वो सेल करने में बहुत दिक्कत होती। दूसरा लॉस इसलिए हो रहा था क्योंकि मीशो जो कमीशन चार्ज कर रहा था सप्लायर से, वो भी बहुत कम था, बहुत मिनिमल कमीशन चार्ज कर रहा था। क्योंकि अगर मीशो ज़्यादा कमीशन चार्ज करेगा तो भी प्रोडक्ट का रेट बढ़ जाएगा, और मैं अगर उस पर कमीशन लगाऊंगा तो वो तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा रेट। तो अगर मीशो भी ज़्यादा कमीशन लेगा, मैं भी कमीशन लगाऊंगा, तो वो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इन सब से भी ज़्यादा रेट उसका हो जाएगा, और वो बिकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि वैसे ही वो अनब्रांडेड है। और जो तीसरा मुश्किल आ रहा था मीशो के लिए कि कोई भी अपना सामान मीशो पे लिस्ट कर सकता था। कोई ब्रांड नहीं चाहिए, कोई ट्रेडमार्क नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कोई भी अपना प्रोडक्ट उठा के मीशो पे लिस्ट कर सकता था। तो जो एंड क्वालिटी, जो एंड कस्टमर के पास जो सामान पहुंचता था, उसका क्वालिटी थोड़ा कभी कभार ख़राब निकलता था, जिससे कि बहुत नेगेटिव रिव्यूज़ भी आते थे मीशो के। पर दोस्तों जो भी है, भले ये 3-4 मुश्किलें हैं मीशो के लिए, पर मीशो का जो बिज़नेस है वो बहुत ज़्यादा चल पड़ा था। मीशो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। पर किसी भी तरीके से मीशो को अपने लॉस से बचना था, वरना जल्द ही कंपनी बंद हो सकती थी। पैसा कहाँ से लाया जाए? अब सारी ज़िंदगी आप खाली इन्वेस्ट तो कर नहीं सकते, पैसा कमाना भी इम्पॉर्टेंट है। तो मीशो ने अपनी पहली फंडिंग उठाई। वाई कॉम्बिनेटर नाम का एक कॉम्पिटिशन होता है, वहाँ पे मीशो गया, वहाँ पे जीता, और पहली फंडिंग 2016 में उन्होंने 90 लाख रुपए की उठाई। उसके बाद क्या था, जैसी पहली फंडिंग मिली उसके बाद जैसे फंडिंग की बाढ़ सी आ गई मीशो के पास। 2017 में मीशो को 3.1 मिलियन की फंडिंग मिली। 2018 में सिकोया कैपिटल्स ने मीशो को 11 मिलियन डॉलर्स की फंडिंग दी। 2018 में ही चाइना की एक कंपनी शुनवाई कैपिटल ने मीशो को 50 मिलियन डॉलर की फंडिंग दी। और 2019 में फेसबुक ने खुद मीशो पे पैसे लगाए, हालांकि वो कितना अमाउंट लगाया फेसबुक ने, ये अनडिस्क्लोज है। 2019 में मीशो को नास्पर्स ने 125 मिलियन डॉलर की फंडिंग दी, और 2021 में सॉफ्ट बैंक ने 300 मिलियन डॉलर की फंडिंग दी। 2021 में ही मीशो को फिडेलिटी ग्रुप ने 570 मिलियन डॉलर का फंडिंग दिया, और अभी कुल मिला के मीशो का वैल्यूएशन है 30,000 करोड़। आप सोच सकते हैं, जो कंपनी लॉस में चल रही थी, बिल्कुल प्रॉफिट नहीं कमा रही थी, उसका आज वैल्यूएशन है 30,000 करोड़। अब मीशो को यह भी पता लग गया था कि खाली रीसेलिंग से काम नहीं चलेगा, उसको एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनना पड़ेगा, उसको एक ई कॉमर्स कंपनी बननी पड़ेगी। जैसे कि पहले मीशो को वही लोग जानते थे जो उस पर रीसेल कर रहे थे, यानी कि मैं और आप अगर उस पर रीसेल कर रहे हैं, सप्लायर का सामान अपना कमीशन लगा के दूसरे को बेच रहे हैं, खाली इन्हीं लोगों को पता था, मीडिएटर्स को पता था हाँ मीशो नाम की कंपनी है, वहाँ पे सस्ते में प्रोडक्ट मिल जाते हैं जो कि अपना कमीशन लगा के हम बाहर किसी को भी बेच सकते हैं। ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं। पर मीशो ने अपनी खुद की मार्केटिंग करना स्टार्ट कर दिया। मीशो की एड्स आप टीवी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह मीशो की एड्स आप देख पाओगे। धीरे धीरे मीशो के बारे में लोग जानने लगे, और जो मीडिएटर्स थे, जो रीसेलर्स थे, उनका काम धीरे धीरे बंद होने लगा, क्योंकि लोग डायरेक्ट मीशो पे आके परचेस करने लगे। अब इससे क्या हुआ कि जो रीसेलर थे उनका काम तो मंदा पड़ गया, उनका काम तो ढीला हो गया, पर मीशो प्रॉफिट में आ गया, क्योंकि मीशो अब ई कॉमर्स कंपनी बन चुकी थी। अब मीशो को रीसेलर्स की ज़रूरत नहीं थी। अब मीशो पे डायरेक्ट लोग आके सस्ता सामान खरीद सकते थे, और आज के टाइम पे मीशो इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बन गई है, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के बाद। तो मीशो से एक चीज़ तो हमें बहुत सीखने को मिली है कि जब मीशो ने स्टार्ट किया था तब उनको पता चला कि इंडिया में रीसेलिंग का बिजनेस बहुत चलने वाला है, अभी तक कोई नहीं कर रहा है ज़्यादा, तो उन्होंने रीसेलिंग पे ध्यान दिया। बहुत सारे रीसेलर्स जुड़े, बहुत सारे कस्टमर्स बने, बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़े, बहुत सारे लोगों को पता चला, बट वो लॉस में जा रही थी।
पैसा कहाँ से आया। उन्होंने बहुत फंडिंग उठाई, उनकी किस्मत भी अच्छी थी कि वाई कॉम्बिनेटर में वो जीते, उसके बाद फंडिंग की बाढ़ आ गई। तो उसके बाद उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल बदला, वो रीसेलर से ई कॉमर्स की तरफ चले गए। तो मीशो से हम ये सीख सकते हैं कि मार्केट हमेशा चेंज होता रहता है और उसके हिसाब से अपना बिजनेस मॉडल बदलना चाहिए। हमेशा एक आइडिया पे आप टिके रहोगे तो शायद आप अडाप्ट नहीं कर पाओगे आगे जाके। तो मार्केट जैसे जैसे बदल रही है वैसे वैसे आपका बिजनेस मॉडल भी बदलना चाहिए। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि मीशो की ये कहानी आपको पसंद आई होगी और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बिजनेस और फाइनेंस के बारे में वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद।